हेलो दोस्तों, FCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल में 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 8 का विज्ञान जो फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग समाज मैथ का पाठ पढ़ चुके हैं, वो भी जाकर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। दहन और ज्वाला जो कि चीज़ों का जलना पाठ का नाम है। दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना पाठ ही का नाम है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, कृपया ये वीडियो आप शुरू अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सभी ज्ञान का नॉलेज हो सके। इस वीडियो में हम जो परिभाषा बताएंगे, जो टॉपिक पर कोई वर्ड बताएंगे, उस परिभाषा को, उस वर्ड को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि आप लोग भविष्य में उस नोटबुक से याद कर अपने एग्ज़ाम में अच्छी तरह से एग्ज़ाम दे पाएँ और अपने नंबर में वृद्धि कर पाएँ, जिससे आप और तेज हो। यही मेरी कामना है। दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हम लोग का जैसे देखिए, वर्तमान में अक्सर हम लोग देखे हैं कि कुछ पदार्थ ज्वलनशील होते हैं, कुछ पदार्थ अज्वलनशील होते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से चले तो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक पदार्थ को बांटा गया है दाह्य पदार्थ में और एक पदार्थ को बांटा गया अदाह्य पदार्थ में। ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग का टॉपिक का नाम ही है दहन। टॉपिक का नाम क्या है? पहले का टॉपिक का नाम क्या है? दहन। देखिए, आप लोग को टॉपिक प्रोवाइड करा दिया गया है। 16 तक टॉपिक है और यहीं से हम लोग पढ़ लेंगे 70 में, मतलब यहीं पे पढ़ लेंगे हम लोग प्लस में दाह्य पदार्थ को, और एक टॉपिक हो जाएगा हम लोग का अदाह्य। ठीक है, यानी 20-25 टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे दहन। दहन के बारे में जानते हैं तो बताइएगा। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब क्रिया कर। दहन एक ऐसी प्रक्रिया है, अपने आप नोटबुक निकाल कर मेरी बातों को सुनकर पहुँच कर ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले एक खड़ी तो वीडियो देखिए, उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। सेकेंड बार देखिए वीडियो मेरा और पोज कर मैं जो परिभाषा बोलूँ उसको पोज कर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, चलते दहन कर भाषा बोलते हैं। तो बोलिएगा, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके जलना प्रारंभ कर देता है, जिसके फलस्वरूप ताप और ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ताप और ऊष्मा उत्सर्जित होता है, क्या कहलाता है? दहनशील पदार्थ कहलाता है तथा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे ले लेते हैं, मान लीजिए कि लकड़ी, ठीक है, चाहे अभी पुआल ले लेते हैं, तो इसे हम जलाते हैं तो उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अभिक्रिया करता है। लकड़ी को जलाते हैं, कोयला को जलाते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। और बताएंगे कि ऑक्सीजन ही दहन के लिए क्यों जरूरी है, बताएंगे सब। तो ऑक्सीजन ही क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन की सहायता से जलना प्रारंभ करता है, जिससे उसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे अवस्था में परिवर्तन होता है? हम लोग तो लकड़ी बड़ा सा जलाए, जब जल जाता है उससे क्या हमें प्राप्त हो रहा है? ताप और ऊष्मा। दहन की परिभाषा से क्लियर है। और उसकी अवस्था वो क्या वो प्राप्त हो जा रहा है? राख प्राप्त हो जा रहा है, तो इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो जा रहा है। तो दहन की परिभाषा बोलेंगे, दहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कर जलना प्रारंभ करता है, जिसके फलस्वरूप ताप और ऊष्मा उत्सर्जित होता है और दहनशील पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो दहन की परिभाषा आप लोगों को आप अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, यही मैं आशा करता हूँ, और लिखते चलिए ताकि आप लोग को भविष्य में काम आए। नोट में, इसके मतलब नोट में लिखिएगा कि वैसी पदार्थ, देखिए पदार्थ को तो दो भागों में बांट दिया, एक दाह्य एक अदाह्य। मतलब जो ज्वलता है उसे दाह्य पदार्थ करते हैं, जो पदार्थ न जले उसे अदाह्य पदार्थ करते हैं। जैसे लोहा, ये सब जलता है नहीं जलता है, सोना भूषण सब नहीं जलता है, ये सब अदाह्य पदार्थ में चल जाएगा। ठीक है, तो दाह्य पदार्थ वैसा पदार्थ जो जलता है उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, तथा जो पदार्थ नहीं जलता है उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। पहले दहन की परिभाषा लिख लीजिएगा, तब नोट में लिख लीजिएगा, या दाह्य परिभाषा लिख लीजिएगा, तब अदाह्य परिभाषा लिख लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर लंबा हो तो आप 2 टाइम में पार्ट बांट कर देख सकते हैं, लेकिन मैं बुझिए कि ये मास्टर वीडियो है। जो पाठ पढ़ाया जा रहा है वो मास्टर वीडियो है। आप लोगों को देखिएगा, यूट्यूब से आप पढ़ रहे होंगे तो देखिएगा कि छोटे छोटे वीडियो में पढ़ाया जाता है।
तो कभी आप इधर पढ़िएगा कभी इधर पढ़िएगा। सामाजिक आप लोग देखिएगा छोटे छोटे पढ़ाया जाए, लेकिन मैं समाज को 50 मिनट का मेरा वीडियो है, एक ही पाठ में पूरा विस्तार से पढ़ाया गया है, ताकि आप लोग कंसेप्ट ईस्वीसन सब कंसेप्ट होकर उस पाठ को याद कर ले। ठीक है दोस्त, चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हम लोग का ज्वाला। ज्वाला अगला टॉपिक है। तो दहन के दौरान जब प्रकाश और ऊष्मा दोनों एक साथ उत्सर्जित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पदार्थ का ज्वाला कहते हैं। मतलब देखिए, जब दहनशील ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो उसके साथ जो प्रकाश, मान लीजिए कि हम लोग लकड़ी जला रहे हैं तो इससे भी प्रकाश निकलता है और हीट ऊष्मा भी निकलता है, तो इसकी प्रक्रिया को क्या बोल रहा है? ये ज्वाला बोल रहा है। ज्वाला किसे कहते हैं? मतलब दहन के दौरान जो इसमें से ऊष्मा और ताप निकलता है उस प्रक्रिया को बोलते हैं ज्वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ का होना। ठीक है, पहले हम ज्वाला में थोड़ा नोट पढ़ लें कि ज्वाला में अगर कोई आपसे पूछे जल रहा है तो जलने के लिए आवश्यक 3 चीज़ों, मतलब जलने के लिए कोई भी पदार्थ जलने के लिए आवश्यक 3 शर्त क्या क्या है? ठीक है, तो बताइएगा पहले कि ज्वलनशील पदार्थ का होना अनिवार्य है। ज्वलनशील पदार्थ मतलब लकड़ी जो जल जाए, लकड़ी हुआ, कोयला हुआ, पुआल हुआ, ये सब क्या हुए? ज्वलनशील पदार्थ हुए। और ज्वलनशील तक पहुंचने का उपाय, मतलब किसी कोई साधन चाहिए जलाने के लिए, उसका एक दूसरा क्रम में चाहिए, और हवा की जरूरत चाहिए करिए। बिना ऑक्सीजन के, हवा बोले तो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के, केमिस्ट्री भाषा में हवा कोई बोल दे तो उससे बूझना कि ऑक्सीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग देखते होंगे कि लंटेन में, जो लंटेन होता है उसके अंदर भी छिद्र होता है। आप केरोसिन तेल का डिब्बे जो जलाते होंगे उसके अंदर भी छिद्र होता है ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। नहीं भी इसको प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोग मोमबत्ती जला लीजिएगा, उसको गिलास से ढक दीजिएगा, कुछ देर में देखिएगा कि वो बुझ गया। वो कैसे बुझा, उसके अंदर कौन सी गैस जमा हुई, हम लोग थोड़ी ही देर में उस वीडियो को पढ़ेंगे। अब पढ़ रहे हैं ज्वलनशील पदार्थ का होना। नेक्स्ट टॉपिक, उसको नोट में लिख लीजिएगा, जलने के लिए आवश्यक शर्तें। यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, नोट 1 लिखवा दिए हैं, मतलब दाएं अदाएं। अब यहाँ पे लिखिएगा नोट 2 में, जलने के लिए आवश्यक शर्तें। जलने के लिए आवश्यक शर्तें। ठीक है, ये वाला हम लोग लिखवा दिए, 3 लिखवा है। पहला लिखवाए थे कि ज्वलनशील पदार्थ का होना, ज्वलनशील तक पहुंचने का उपाय, और थर्ड लिखवाए थे कि हवा की जरूरत अर्थात ऑक्सीजन की जरूरत। अब चलेंगे ज्वलनशील पदार्थ का होना। तो दहन के लिए ज्वलनशील पदार्थ जैसे हम बोल सकते हैं लकड़ी, पेट्रोल, गैस इत्यादि सभी क्या है? ज्वलनशील पदार्थ हैं। ये सब बोल सकते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ का होना यही सब में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का ज्वलन ताप। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप मतलब होता है ना कि लकड़ी हुआ, इसका भी एक न्यूनतम तापमान होगा कि इस ताप पर जैसे माचिस मारते हैं तो लकड़ी में नहीं जलता है, नहीं जलता जल्दी से, वही पुआल में जल जाता है, वही कागज में जल जाता है। तो वही बता रहा है कि किसी पदार्थ का कोई निश्चित ताप पर जल जाता है। तो वही बता रहा है ज्वलन ताप में कि अलग अलग पदार्थों की अलग अलग ज्वलन ताप होती है। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग ज्वलन ताप होती है, जिससे कारण पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर जलना शुरू कर देते हैं। जैसे सफ़ेद फास्फोरस देखिएगा जल्दी जल जाता है सफ़ेद फास्फोरस के जलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, या ले लेंगे लकड़ी का भी इसमें ले लेंगे, पुआल का भी ले लेंगे, इसका सबका ज्वलन ताप अलग अलग है। अब इसके लिए तीसरा का जरूरत था उसमें हवा, मतलब आवश्यक शर्त में ज्वलनशील पदार्थ का होना था, फिर ज्वलन ताप था, दोनों बता दिए। अब हवा था एक, उसमें आएगा 3 शर्त में हवा। तो हवा दहन के प्रक्रिया के लिए अभी बताए थे कि हवा की आवश्यकता है, जो लैंप और मोमबत्ती का उदाहरण दिए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है, हवा तक हो गया। लेंस से हम किस प्रकार कागज को जलाते हैं? लेंस से हम किस प्रकार कागज को जलाते हैं? तो देखिए, लेंस से कागज को जलाना है, अपने ज्योमेट्री बॉक्स में आपके लेंस होगा, उस लेंस को सूर्य के प्रकाश में कागज के ऊपर रख लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कुछ देर में वो कागज क्या हुआ, जल रहा है। वो क्यों जल रहा है, यही क्वेश्चन किया गया है। तो जब लेंस को रखते हैं तो सूरज के प्रकाश में क्या होती है, विकिरण और ऊष्मा दोनों होता है, ताप भी होती है, ऊष्मा हीट होता है। तो क्या करता है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो सबको एक जगह केंद्रित कर देता है। क्या करता है, एक जगह केंद्रित करता है और एक जगह फोकस करता है, एक जगह वहाँ पे फोकस करता है उसको। जैसे ये कागज हो गया, मान लीजिए कागज हो गया, ये कागज हो गया, इस पर हम सूर्य लेंस रखें
तो जब लेंस से प्रकाश जो पड़ रहा है इसको यहाँ पूरा पर ना पढ़कर इसको एक जगह केंद्रित पर पड़ रहा है, जिससे कारण वहाँ अधिक ताप और उष्मा प्राप्त हो रहा है, इससे कारण वो कागज जलना प्रारंभ कर देता है। जैसे नहीं होता है दाब में कि जितना क्षेत्र बढ़ाओ दबाव कम होता जाता है, और जितना एक जगह पे केंद्रित हो, जैसे दलदल में एक जगह पे खड़ा होते हैं हम लोग धंसते जाते हैं, और ताख्ता बिछाकर उस पर खड़ा हो जाते हैं तो कम धंसते हैं। ठीक है, वैसा ही ये भी था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का सफ़ेद फास्फोरस क्या है। तुम लोग का सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अपने नोटबुक में लिखते चलिएगा। सफ़ेद फास्फोरस क्या है तो बताइएगा इसके बारे में कि सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कम ताप में भी ज्वलनशील होता है। सफ़ेद फास्फोरस एक ऐसी प्रक्रिया है जो कम ताप में भी ज्वलनशील होता है, इसे कमरे में भी जलाया जा सकता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है यह कमरे में भी जल सकता है। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस को कोई पूछे कहाँ रखा जाता है जब कमरे में रहता है तो सफ़ेद फास्फोरस को पानी में रखा जाता है तथा इसे हाथ से नहीं छुआ जाता है क्योंकि यह खतरनाक होता है। सफ़ेद फास्फोरस को हाथ से नहीं छुआ जाता है क्योंकि यह खतरनाक होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि सोडियम क्या है। सोडियम क्या है तो सोडियम एक ऐसा द्रव्य है, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे कम ताप में भी जल जाता है। सोडियम एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे कम ताप में भी जल जाता है। इसे मीठे तेल में रखा जाता है। कोई पूछे सफ़ेद फास्फोरस से कहाँ रखा जाता है तो पानी में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद फास्फोरस से कहाँ रखा जाता है तो पानी में रखा जाता है, और सोडियम को कहाँ रखा जाता है तो मीठी तेल में रखा जाता है। मीठी तेल में रखा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, आग गर्म क्यों होती है। आग गर्म क्यों होती है, इस मतलब हम लोग देखे होंगे, एक कहानी बता दे रहा हूँ, चाहे एक क्वेश्चन भी हो जाएगा कि जब रोटी को तावा पर डालते हैं मतलब आटा को तो फूल क्यों जाता है। तो वही है कि उसमें जो वाष्प होता है, वाष्प एकदम तेजी से ऊपर उड़ना चाहता है। ऐसा होता है हवाई जहाज ये सब बना है। ठीक है, जेम्स वाट ये सब खोज किए हैं लोग, तो वहाँ कहानी निर्भर करती है। अब यहाँ पे होता है कि आग गर्म क्यों होती है तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी पदार्थ को जलाओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोई पूछे कि आपको किसी चीज़ के जलने पर कौन सी गैस निकलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया ये आप लोग वर्ग 7 में पढ़ चुके होंगे। रासायनिक प्रक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक प्रक्रिया पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो रासायनिक प्रक्रिया में पढ़ चुके हैं। रासायनिक प्रक्रिया होती है जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह एक नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। जब किसी पदार्थ को जलाते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। यह पदार्थ जो होता है वह काफ़ी अस्थायी होता है, जिससे उस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और उसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है। ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है जिससे आग क्या होती है, गर्म महसूस होती है। आग पर और नियंत्रण कैसे पाएं, मतलब इससे क्वेश्चन आप लोगों की किताब में दिया है कि कोई व्यक्ति जल रहा है तो उसे कमल लपेट देता है तो कैसे बच जाता है। इससे हम लोग क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहले आग पर नियंत्रण कैसे पाएं इसको बता रहे हैं। ठीक है, तो आग पर नियंत्रण पाने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहले कि दाह्य पदार्थ को हटा दो, मतलब जहाँ आग लगी है, जहाँ भी आग लगी है वहाँ देखो कौन सी पदार्थ, दाह्य मतलब जो जलने वाला हो, उस जलने वाले पदार्थ को पहले क्या प्रक्रिया है कि उसे हटाओ। सेकेंड, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर दो। जैसे मान लीजिए शरीर में किसी का आग लगा है, जाके कमल लगा दो, ऑक्सीजन बाहर से नहीं आएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको जल रहा है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में मदद करता है, वो बुझा देगा। ठीक है, और थर्ड में आएगा उसके ज्वलन ताप को कम कर देना। मतलब ज्वलन ताप बोले तो न्यूनतम तापमान बताया था, ज्वलन ताप की परिभाषा वो होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का अग्निशायक, जो 11 टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं। अग्निशायक आप लोग स्कूलों में देखे होंगे, हर सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल या पेट्रोल पंप सभी जगह अग्निशामकों का प्रयोग होता है। यह आग बुझाने में, बड़े बड़े पेट्रोल इस सब पे आग बुझाने में ये यंत्र का जाते हैं। तो अग्नि बुझाने वाले संयंत्र को अग्निशामक कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं। पहला एक जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 उच्च दाब पर भरा होता है। एक जो होता है अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरा होता है, और दूसरा जो होता है मतलब उसमें 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा जो होता है वो कांच की एक शीशी होती है जिसमें अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल होता है रखा जाता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का बिले रखा जाता है। ठीक है,
ये जो सेकंड पार्ट वाला है ये हम लोग 9 में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट वाले को जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि उच्च दाब पर, उच्च दाब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उच्च दाब पर रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का दहन का पोषक। दहन का पोषक, पोषक मतलब दहन को जलाने में सहायता करे। तो वे सभी पदार्थ जो जलते नहीं है, खुद नहीं जलते हैं, मतलब जैसे किस चीज़ का पोषक है, मतलब खुद नहीं जलते हैं बल्कि जलने में मदद करते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हवा, हवा क्या करता है, जलने, जलता है नहीं जलता है, सिर्फ जलने में वो क्या करता है, मदद करता है। अगर हवा ना रहे तो आग लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन अति नहीं, मतलब तेजो हवा रहेगा तो वो बताता है किसी चीज़ में अति नहीं चलता है। ठीक है, मीडियम में रहो, आगे बढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, 12 टॉपिक तक हम लोग पढ़ा चुके हैं, आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, आप ये सभी टॉपिकों को अपने नोट में लिख चुके होंगे। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हम लोग का है ज्वलनशील पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ कौन होते हैं, ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं, यानी ज्वलन जल जाए। ठीक है, अज्वलनशील मतलब न जले, अज्वलनशील मतलब न जले, यानी ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील और अज्वलनशील दोनों प्रभाव से एक साथ क्लियर हो गया। ज्वलन नाम ही से स्पष्ट है कि जल जाए, अज्वलनशील मतलब नाम ही से स्पष्ट है कि मन नहीं जले। ठीक है, अब नेक्स्ट कि माचिस की कहानी और कागज का जलना। कागज का जलना हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आप लोग किताब में लिखा है कि एक कटोरी है, नीचे से आप मोमबत्ती जला रहे हैं, उसमें पानी है, कागज क्यों नहीं जल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, पहले माचिस की कहानी पढ़ लेते हैं। तो माचिस से कहानी पढ़ेंगे कि माइकल फेराडे एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी मतलब लगाव था। विद्युत के क्षेत्र माइकल फेराडे के 1680 ईस्वी में लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बनाया। मोम मतलब मोमबत्ती के बारे में बताया कि मोम क्या है, एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोम क्या है, एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। तो मोमबत्ती का पहले का खोज किसने प्रारंभ किया था, माइकल फेराडे, जो एक विद्युत क्षेत्र में जो स्थिर विद्युत आवेश होता है उसमें वो इंटरेस्ट रखते थे। स्थिर विद्युत आवेश के बारे में हम नहीं बताए थे। स्थिर विद्युत आवेश मतलब वैसा आवेश बताइएगा, स्थिर विद्युत आवेश इसमें नाम आ रहा है इसलिए बता रहे हैं कि वैसा आवेश जिसमें करंट दिया जाए फिर भी वो जब करंट को हटाया जाए पुनः वो अपने अवस्था में आ जाए, उसे स्थिर आवेश बोलते हैं। तो माइकल फेराडे बता रहे थे मोमबत्ती की कहानी कि मोम एक क्या है, एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। जो मोम होता है वो मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आएंगे कागज का जलना, इस पर आएंगे। तो माचिस की कहानी में हम लोग पढ़े कि माचिस का आविष्कार करने में तो माइकल फेराडे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, लेकिन वो नहीं खोज पाए। तो सबसे पहले माचिस का आविष्कारक रॉबर्ट बायल। कौन, रॉबर्ट बायल, रॉबर्ट बायल, जो कि 1680 ईस्वी में इन्होंने कागज के दो अलग अलग टुकड़े लिए और उस पर एक दूसरे को सटाए, रगड़े और लेयर लगाकर दोनों कागज के टुकड़े को आपस में सटाए, जिससे कागज क्या हुआ, जल गए। लेकिन ये खतरनाक था क्योंकि उससे हाथ से भी नुकसान होता था, उससे नुकसान ज़्यादा होता था, जिसके चलते पुनः 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस 1845 ईस्वी में लाल फास्फोरस। पहले कोई पूछे लाल फास्फोरस बार बार आ रहा है, लाल फास्फोरस ये वर्ड बार बार आ रहा है। ठीक है, तो लाल फास्फोरस का खोज किसने किया था, लाल फास्फोरस का खोज किसने किया था, तो ब्रांड। किसने खोज किया था, ब्रांड ने खोज किया था लाल फास्फोरस के। तो देखिए 1845 के बाद सेफ्टी वैज्ञानिक जो था कार्ल लुंडस्टाइन। कौन था, कार्ल लुंडस्टाइन जो था 1855 ईस्वी में माचिस की डिबिया का खोज किया, जिसके डिबिया पर पोटेशियम क्लोराइड, देखिए डिबिया जो होता है उस पर पोटेशियम क्लोराइड और जो इसमें तिली होती है उस पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में रगड़े तो लगनी है, टकराने पर आग निकलती है। यही है माचिस की कहानी। और कागज की कटोरी को जलाना, ये हम लोग का 6 क्वेश्चन में है।
क्वेश्चन पर जाते हुए भी इसको हम लोग देख लेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालते हैं। आग लगने पर उसे कई बार पानी डालते हैं, पानी डालने से आग कैसे बुझ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन पहले है तो क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, आग लगने पर उसे कई बार पानी डालते हैं पर आग इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वहाँ का ज्वलनशील पदार्थ गीला हो जाता है। वहाँ का ज्वलनशील पदार्थ गीला हो जाता है। हम बताए थे आग के नियंत्रण करने में ही ये क्वेश्चन का आंसर बता दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग किताब में कि मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर वलय क्यों बनते हैं। मोमबत्ती, तो मोमबत्ती कभी कहानी बताएं कि मोमबत्ती एक मोम से बना होता है। मोम कहाँ से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से भी प्राप्त होता है। कार्ल लुईस के बारे में समझाएं, सबसे माइकल फैराडे के बारे में भी समझाएं, रॉबर्ट बॉयल के भी बारे में समझाएं। रॉबर्ट बॉयल 2 कागज पर लगाया था जिससे नुकसान था, लेकिन सेफ्टी कार्ल लुईस ने ही माचिस के डिब्बे की खोज की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा कि मोमबत्ती में एक कार्बनिक पदार्थ होता है, जब हम उस पर कागज के प्लेट ले जाते हैं तो कार्बनिक का एक परत बन जाता है। इसलिए जब मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो काला वलय बन जाता है। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का कि अगर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कमर में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आग आपके आस पड़ोस में, ऐसा ना हो लेकिन अगर हो जाता है कि कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ गया, ठीक है, उसे बचाना है। इसका आंसर लिखिएगा कि आग के चपेट में आ जाने से यहाँ तक तो लिख दीजिएगा चपेट में, क्योंकि, तब क्योंकि से लिखिएगा, क्योंकि जब हम चादर ले जाते हैं उसको उठाते हैं तो बाहरी के जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है वह बंद हो जाती है और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके माध्यम से आग जल्दी ही बुझ जाती है। अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। तो कभी कभी जंगलों में, इसका उत्तर हो रहा है कि कभी कभी जंगलों में अपने आप इसलिए आग लग जाता है क्योंकि जब 2 पौधे के टकराव या घर्षण के कारण जंगल में आग लग जाती है। जब घर्षण होगा, जो कहेंगे चकवा पत्थर आपस में टकराया तो आग उत्पन्न हुआ। उसी तरह से देखिएगा कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि जब 2 पौधे गिरते हैं, वहाँ सूखे होते हैं या घास और सूखे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से काफ़ी तेजी से पड़ता है तब भी आग लग जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है कि गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, उसमें एक कपड़ा को इस प्रकार मिलाया, भिगो दिया कि माचिस की तीली से जलाया और आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ। तो जानिएगा कि इस पर एक बात जानिए कि इसका मेन पॉइंट होगा कि पानी जो होता है वो पेट्रोल से क्या होता है, भारी होता है। पानी पेट्रोल से भारी होता है, पेट्रोल पानी से हल्का होता है। हल्का होने के कारण पानी पर पेट्रोल या केरोसिन या कोई भी तेल डालिएगा ऊपर तैरता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि पानी में जब पेट्रोल डाल देते हैं तो पानी जलने लगता है, क्यों। क्योंकि वो तो ऊपर है, वो जलेगा, लेकिन पानी जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर नहीं जलेगा। ऐसा ही ये बात है कि वो पानी को, कपड़ा को पानी में भिगो दिया है, फिर पेट्रोल में भिगो दिया है, तो पेट्रोल जितना मात्रा तक ऊपर रहेगा उतना ही देर तक जलेगा और कपड़ा आने तक तो ज्वलन ताप क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, हट जा रहा है अपने आप। तो ज्वलनशील पदार्थ भी उतना नहीं हो रहा है, जो भिगोया हुआ कपड़ा उतना नहीं चलता है, जिससे कारण वो नहीं जल पा रहा है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये अपनी ही भाषा में आप लोग लिख सकते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छा याद हो जाए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस के डिबिया से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। तो अभी बताएं कि माचिस के जो तीली होती है उस पर होता है पोटेशियम क्लोरेट और जो डिब्बी होती है उस पर होता है लाल फास्फोरस और सल्फर का लेप लगा होता है, जिससे आपस में रगड़ने पे क्या होती है या टकराने पे क्या होती है, उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, आग उत्पन्न होता है। ठीक है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र को दिखाने के लिए अब 7 में क्वेश्चन में बोला है दोस्त। थोड़ा पानी पीने चले गए थे। ठीक है, ज्वाला के तीनों क्षेत्र के बारे में बोला है दिखाने के लिए। तो देखिए, ज्वाला के तीनों क्षेत्र हम दिखाते हैं। ज्वाला के 3 क्षेत्र, पहले एक मोमबत्ती बना लें। ठीक है, चलिए क्या हुआ, एक मोमबत्ती हुआ, मोमबत्ती हो गया। तो यहाँ पे होता है, ये जो होता है ये होता है बाहरी भाग, बाहरी भाग
और यहाँ पे जो होता है ये होता है मध्य क्षेत्र, मध्य, यहाँ पे अंदर होता है मध्य, मध्य, यहाँ पे होता है आंतरिक। सॉरी, यानी बाहरी भाग, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र, तीनों पढ़ लिया। जो अलग 3 क्षेत्र का नाम कोई पूछे तो बाहरी भाग होता है, मध्य भाग होता है और आंतरिक भाग होता है। इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो बाहरी भाग वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। देखो बाहरी पूरा जल जाता है, थोड़ा ना बचता है। मान लीजिए लकड़ी जला रहे हैं, उसका जो बाहरी पदार्थ जो जल रहा है तुरंत वो पूरा जल जाता है, ठीक है। बाहरी भाग पूरा जल जाता है। और नीला, उसका रंग कैसा होता है ये इंपॉर्टेंट है। बाहरी भाग का रंग कैसा होता है, तो बाहरी भाग का रंग कोई पूछे तो नीला कैसा होता है, नीला। ये कंपटीशन में पूछता है, नीला और अदीप्त होता है। यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तीनों क्षेत्र में कोई आपसे पूछे कि सबसे गर्म क्षेत्र कौन होता है, तो बाहरी वाला क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पर सबसे अधिक ऑक्सीजन की मात्रा जरूरत होती है। यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो बाहरी वाले क्षेत्र में। और कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होता है, तो बताइएगा बाहरी वाला भाग ही सबसे अधिक गर्म होता है। इसलिए तो बाहरी से तापते हैं या ठंडे के दिनों में। और मध्य भाग में पढ़ेंगे कि मध्य भाग का जो रंग होता है वह होता है पीला। ये अच्छे कंपटीशन में पूछा जाता है कि मध्य भाग का रंग कैसा होता है, तो पीला, चमकीला और दीप क्षेत्र वाला होता है। यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता है, यानी पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है। तो बाहरी वाला में होता है पूर्ण रूप से दहन और सबसे अधिक ऑक्सीजन की जरूरत और सबसे अधिक ताप बाहरी में। और यहाँ पे होता है उससे कम ऑक्सीजन, मतलब बाहरी से थोड़ा सा कम ऑक्सीजन और कार्बन के कण, यानी उसमें थोड़े कुछ छोटे छोटे कार्बन के कण भी बच जाते हैं। ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और फिर चमकने लगते हैं। इसलिए बोल रहा है कि मध्य भाग जो होता है वो पीला होता है, चमकीला होता है और दीप्त क्षेत्र होता है। थर्ड नंबर है हम लोगों का आंतरिक भाग। यह बत्ती के एकदम नजदीक होता है। यह बत्ती के क्या होता है, एकदम नजदीक होता है। यह काला होता है क्योंकि कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। देखिए आंतरिक भाग जो है ये बत्ती के एकदम नजदीक होता है। आप लंटेन देखिएगा, लंटेन आप लोग देखे होंगे, लंटेन के सामने पढ़ते होंगे, ठीक है। तो लंटेन में देखिएगा जो बाहरी भाग होता है एकदम नीला होता है, बीच वाला भाग हमेशा पीला होता है और चमकता भी है। और आंतरिक भाग जो होता है वो एकदम बत्ती के नजदीक होता है, जो कि काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है क्योंकि यहाँ कार्बन के कण बच जाते हैं, काला काला लगे होते हैं, ठीक है। यह सबसे कम गर्म क्षेत्र वाला है, मतलब ये सबसे कम, उसके बाद वो सब गर्म होता है, उसके बाद सबसे अधिक गर्म होता है बाहरी क्षेत्र वाला, ठीक है। यानी ये सबसे कम होता है तो इसके बाद ये ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसा ही तीनों में चलेगा। अब एक 8 नंबर क्वेश्चन कि घर में आग से होने वाली असावधानियों से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। दोस्तों से करना है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा कि हमारे घर में जो गैस से चूल्हा से बन रहा है, गैस को हम लोग ध्यान देते हैं कि उसका रेगुलेटर बंद है कि नहीं बंद है। मान लीजिए किसी घर में चूल्हा से बन रहा है तो उस पर ध्यान देते हैं कि उसको पानी या किसी चीज़ से बुझाया गया है कि नहीं बुझाया गया है। ऐसा ही अपने अनुसार इसका प्रश्न का आंसर लिख लीजिएगा। अब 9 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान है वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो समझाए थे ये वाला ज्वलक ताप कहते हैं, ठीक है। अब बताया है कि कमरे के ताप पर कौन सा आग पकड़ लेता है, कौन पदार्थ आग पकड़ लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सफेद फास्फोरस। क और ख का हो गया। ग नंबर दिया है कि मोम एक हाइड्रोकार्बन है। मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन, मतलब डैश दिया है तो हाइड्रोजन भर दीजिएगा और फिर डैश दिया है तो कार्बन से मिलकर बना होता है। मोमबत्ती के इतिहास में ये हम बात पढ़ा चुके थे। और घ नंबर दिया है कि ईंधन के जलने पर डैश और बनता है, तो ईंधन जब जलता है तो ताप और ऊष्मा बनता है। अंगा नंबर दिया है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप जो होता है केरोसिन के ज्वलन ताप से डैश होती है तो अधिक होता है, ठीक है। अब सही और गलत है, जो सही और गलत है ये थ्योरी के माध्यम से ही आप लोग उसे हल कर लीजिएगा दोस्तों। उसका आंसर जो आप लोग आंसर दीजिएगा, जैसे हम बताए थे कि जो 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने घरों में आग पर नियंत्रण कैसे कर पाते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, एक ही लिखिएगा, जिससे आप लोग भी कमेंट पढ़कर उसके बारे में अधिक जानकारी ले लें, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
थैंक दोस्तों।